बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के विषय में आज हम लोग बात करेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत। सीटेट, एस्टेट और सभी शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए शुरू करते हैं हम अपना आज का सेशन। मैं आलोक कुमार ई पाठशाला के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज हम लोग बात करेंगे वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत के बारे में। वाइगोत्स्की का जो समाज विकास का सिद्धांत है, ये कहीं ना कहीं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के तरह ही है, बट इन दोनों में कुछ डिफरेंस है। तो आइए पहले हम लोग पियाजे क्या कहते हैं उनका हम लोग पढ़ते हैं। पियाजे के अनुसार विकास और अधिगम दो अलग अलग धारणाएं हैं, जिनमें संज्ञान भाषा के विकास को एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में प्रभावित करता है। विकास हो जाने के पश्चात उस विशेष अवस्था में आवश्यक कौशलों की प्राप्ति ही अधिगम है। इस प्रकार पियाजे के सिद्धांत के अनुसार विकास जो है अधिगम की पूर्वावस्था है। अधिगम की पूर्वावस्था है विकास, यानी कि कोई भी चीज़ सीखने से पहले की जो अवस्था होती है उसको विकास कहते हैं, ना कि इसका परिणाम। विकास जो है किसी अधिगम के सीखने से पहले की अवस्था होती है, ना कि उस अधिगम का परिणाम। ये पियाजे के सिद्धांत के अनुसार है। यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान देना है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार अधिगम की पूर्वावस्था है विकास, ना कि इसका परिणाम। ठीक है, अर्थात अधिगम का स्तर विकास से ऊपर होता है। पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए सर्वप्रथम एक निश्चित विकास स्तर पर पहुंचना आवश्यक है। क्लियर है? पियाजे क्या कहते हैं कि अधिगम से किसी चीज़ को सीखने से पहले आपको एक लेवल तक डेवलप हो जाना होगा, तब आप कोई चीज़ सीख सकते हैं। यानी कि पियाजे जो है वो अधिगम को टॉप प्रायोरिटी देते हैं विकास से, यानी पहले आप विकास, उसके ऊपर उनका स्तर रखे हैं, उन्होंने रखा है अधिगम का। ये लाइन यहाँ पे, अधिगम का स्तर विकास से ऊपर है। ठीक है, तो पहला चीज़ क्या है, अधिगम सीखने के लिए आपका विकास हो चुका होना चाहिए। ये जीन पियाजे का कहना था। बट वाइगोत्स्की क्या कहते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है। अधिगम और विकास की पारस्परिक प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी होती है, जिसमें भाषा का संज्ञान पर सीधा प्रभाव होता है। अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं, जबकि पियाजे क्या कहते थे, पहले विकास हो जाएगा तो फिर आप अधिगम, कोई चीज़ को सीखने के लिए आप कैपेबल होंगे। बट वाइगोत्स्की का क्या कहना है, अधिगम और विकास अंतर संबंधित प्रक्रियाएं हैं। यह प्रक्रिया मतलब अंतर संबंधित, एक दूसरे से संबंधित है। अधिगम के साथ साथ विकास चलता है। ठीक है, जो छात्र के जीवन के पहले दिन से प्रारंभ हो जाती है। वाइगोत्स्की के अनुसार विभिन्न बालकों के अलग अलग विकास स्तर पर अधिगम की व्यवस्था समरूप तो हो सकती है, किंतु एक रूप नहीं, क्योंकि सभी बच्चों का सामाजिक अनुभव अलग होता है। उनके अनुसार अधिगम का विकास अधिगम विकास को प्रेरित करता है। उनके अनुसार क्या है, यहाँ पे एक चीज़ इम्पोर्टेंट, उनके अनुसार अधिगम विकास को प्रेरित करता है। ठीक है, मतलब अधिगम होगा तो डेवलपमेंट, तो विकास होगा। जबकि पियाजे क्या कहते थे, विकास पहले जरूरी है तो फिर आप अधिगम सीख सकते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है क्वेश्चन को सॉल्व करने के वक्त, क्योंकि दोनों विकास और अधिगम पे बात करते हैं। लेकिन वाइगोत्स्की का ध्यान रखना है, ये क्या कहते हैं कि अधिगम जो होता है वो विकास को प्रेरित करता है। आप कोई चीज़ सीखेंगे तो आप डेवलप्ड होंगे, तो आपका विकास होगा। बट पियाजे का कहना है पहले आपके अंदर एक स्तर तक विकास हो जाएगा, तब आप कोई अधिगम को सीख सकते हैं। ठीक है, और इनका यही दृष्टिकोण जो है पियाजे के सिद्धांत और अन्य सिद्धांत से भिन्न है। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो है उसको हम लोग सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के रूप में भी जानते हैं। यहाँ पे क्या है, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। प्रश्न इस तरीके से भी आ चुका है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के बारे में मैं बता रहा हूँ। क्वेश्चन इस तरह से था कि
सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन थे पियाजे, वाइगोत्स्की और दो ऑप्शन थे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वाइगोत्स्की का जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है उसको हम लोग समाज संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। सॉरी। तो इसको ध्यान रखना, इस पॉइंट को। वाइगोत्स्की का कहना है क्या कि सामाजिक दृष्टिकोण से संज्ञानात्मक विकास का एक प्रगतिशील विश्लेषण प्रस्तुत करता है। मतलब संज्ञानात्मक विकास जो होता है वो सामाजिक दृष्टिकोण से एक विश्लेषण प्रस्तुत करता है। ठीक है। जबकि हम लोग के पियाजे में कहीं भी सामाजिक दृष्टि से नहीं, वो वातावरण से, बाह्य कारक से जोड़ करके बात करता था। जबकि वाइगोत्स्की में यहाँ पे क्या है, सामाजिक सिद्धांत को भी ये एक अपने मेन रूप में, जो मेन तत्व के रूप में लेकर के चल रहे हैं अपने सिद्धांत के अनुसार। वाइगोत्स्की कहते हैं किसी बालक का संज्ञानात्मक विकास उसके अन्य व्यक्तियों के अंतर संबंधों पर निर्भर करता है। किसी भी बालक का जो संज्ञानात्मक विकास होता है वह और सारे लोगों से जो अंतर संबंध होता है उस पर निर्भर करता है कि उसका विकास कैसा होगा। यानी यहाँ पे अगल बगल परिवेश, परिवार, समाज, संस्कृति, इन सारी चीज़ों की बात कर रही है। जैसे लोगों के बीच रहेगा उस तरह का उसके अंदर संज्ञानात्मक विकास होगा। ठीक है। यहाँ पे कुछ बात करते हैं थोड़ा सा और इसके बारे में, फिर हम लोग आगे उसके तत्वों के बारे में बात करेंगे। वाइगोत्स्की के अनुसार जो है ना, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए एक विकासात्मक उपागम की आवश्यकता होती है। उपागम क्या हो सकता है? उपागम कुछ ऐसा हो सकता है जिससे कि शुरू से ही उसका परीक्षण किया जा सके, उसमें जो परिवर्तन हुआ है उसको ठीक से पहचान जाए। इस चीज़ के लिए एक उपागम होना चाहिए वाइगोत्स्की के अनुसार। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि एक विशिष्ट मानसिक कार्य जैसे कि आत्मभाषा का विकास करना, ये सारा चीज़ जो है मूल्यांकन किया जाना चाहिए। उसमें क्या और परिवर्तन हो रहा है, क्या परिवर्तन होना चाहिए, इन सब चीज़ों का परीक्षण होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पे वाइगोत्स्की के सिद्धांत में हम लोग भाषा समाज द्वारा दिया गया प्रमुख सांकेतिक उदाहरण है। यहाँ पे हम लोग उसमें सामाजिक, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं ना सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, तो समाज से उसको जो ये भाषा की बात हो रही है ये उसको समाज से ही मिलता है। ठीक है। हम लोग अब इसके तत्व के बारे में बात करते हैं और क्लियर होगा। जो मेन तत्व हैं उसके बारे में बात करते हैं। पहला है हमारा व्यक्तिगत भाषा। व्यक्तिगत भाषा से बालक अपने व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए स्वयं से बातचीत करता है। अपने अंदर के व्यवहार को नियंत्रित और निर्देशित करने के लिए व्यक्तिगत भाषा एक ऐसा चीज़ है जिससे कि आपको बहुत, आपका जो छवि है वो बहुत अच्छा बन सकता है, बहुत खराब बन सकता है, आपके बोलने की शैली पे बहुत कुछ निर्भर करता है। इसलिए वाइगोत्स्की कहते भी हैं कि समाज द्वारा दिया गया प्रमुख उपकरण क्या है? भाषा है किसी भी बालक के अंदर। ठीक है। दूसरा हम लोग देखते हैं, इस चीज़ को बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, निकटतम विकास का क्षेत्र। आपको निकटतम विकास के क्षेत्र के साथ साथ ये याद रखना है ZPD, इसको कभी कभी डायरेक्ट कर दिया जाता है। ZPD का सिद्धांत किसने दिया था? ठीक है। डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आता है इसको। ये निकटतम विकास का क्षेत्र बहुत बार ऐसा होता है कि बात ही नहीं करता है, डायरेक्ट इसका ZPD शॉर्ट फॉर्म ही बहुत फेमस नाम है, इसलिए आपको याद रखना है ZPD। और ZPD का मतलब क्या होता है? इसका पूरा नाम जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटतम विकास का क्षेत्र जो होता है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट तत्व है वाइगोत्स्की के सिद्धांत में। इसमें क्या बात होता है उस पर हम लोग बात करते हैं। वाइगोत्स्की ने शिक्षक के रूप में अनुभव के दौरान यह जाना है कि बालक अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। क्या मतलब कि हम पढ़ रहे हैं 5वीं कक्षा में, पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, अगर आपको उस बच्चे को थोड़ा सा हम और गाइडलाइन दें, निर्देशित करें, तो वो 6ठे या 7वीं कक्षा के प्रश्न को भी सॉल्व कर सकता है। ये वाइगोत्स्की का कहना है कि उन्होंने अपने शिक्षक के रूप में जो अनुभव प्राप्त किया उसमें उन्होंने यह देखा कि किसी भी बालक में जो उसका वास्तविक विकास का स्तर है, वास्तविक विकास का जो स्तर है
उससे आगे जाकर समस्याओं का समाधान कर सकते हैं यदि उन्हें थोड़ा निर्देश मिल जाए। ठीक है, इस स्तर को वाइगोत्स्की ने संभावित विकास कहा है। इस स्तर को वाइगोत्स्की ने क्या कहा है? संभावित विकास कहा। किस स्तर को? जिस स्तर पे कोई बच्चा अपने वास्तविक विकास स्तर से आगे की समस्या का भी समाधान कर सके, उसको संभावित विकास कहा जा सकता है। इसमें 7th क्लास के क्वेश्चन के समस्या को समाधान करने का भी डेवलपमेंट हो चुका है, यानी इसकी संभावना है कि इसका विकास और हो सकता है। तो संभावित विकास कहा है इस जेडपीडी को वाइगोत्स्की ने। और संभावित विकास में क्या होती है? अपने वास्तविक स्तर से आगे बढ़कर, ऊपर चढ़कर समस्याओं को समाधान करने की क्षमता होने के बाद वो संभावित विकास कहलाता है। बालक के वास्तविक विकास और संभावित विकास के अंतर क्षेत्र को वाइगोत्स्की ने निकटतम विकास का क्षेत्र कहा है। यानी कि जो उसका वास्तविक डेवलपमेंट है अभी और जो उसका संभावित विकास हो सकता है, उस दोनों के बीच में जो अंतर है, जैसे 5वीं कक्षा में पढ़ रहा है और 7वीं कक्षा के प्रश्न को वो सॉल्व करने में समर्थ है, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर होगा 2 क्लास का, नहीं 5वीं में है और 7वीं में तो 1 क्लास का, 6ठी क्लास का जो अंतर हुआ, इसी को जेडपीडी कहते हैं। तो इन दोनों चीज़ों का जो अंतर होता है उसको निकटतम विकास का क्षेत्र कहा जा सकता है, वास्तविक विकास और संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला तत्व है अंतःक्रिया, जिसको हम लोग इंटरेक्शन कहते हैं। वाइगोत्स्की अंतःक्रिया को सीखने में महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। ऐसे भी हम लोग अपने रियल लाइफ में देखते हैं कि किसी चीज़ से जब इंटरेक्शन होता है, इंटरेक्शन होने का मतलब उसके साथ जानना उस चीज़ से, कि हम लोग के पेरेंट्स अभी स्मार्टफोन के बारे में नहीं जानते हैं कैसे यूज होता है, ये होता है, सबके नहीं लेकिन और बहुत के पेरेंट्स ऐसे होंगे जो कि नहीं जान रहे होंगे। लेकिन जब वो उस चीज़ से इंटरेक्ट होते हैं, उनके साथ अंतःक्रिया करते हैं, तो उसके बारे में वो जानना शुरू कर देते हैं, समझना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वो सीख जाते हैं। तो यही चीज़ वाइगोत्स्की का कहना है, अंतःक्रिया सीखने में महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। ठीक है, अंतःक्रिया से के माध्यम से छात्रों में स्वतः प्रेरणा उत्पन्न होती है, जो कि उसको सीखने में सहायता प्रदान करती है। अंतःक्रिया इन संबंधों के माध्यम से स्वयं छात्र अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है। जैसे कि हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, कोई बच्चा साइकिल देखता है या फिर कोई भी सामान देखता है, तो वो उसके बारे में बहुत कुछ नहीं जान रहा होता है। लेकिन जैसे मोबाइल फ़ोन, हाँ अभी के समय में सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन, उसको कभी सिखाया नहीं जाता है, लेकिन वो खटखुट करते कहते हैं ना, अरे कितना छोटा बच्चा है, देखो सब कर लेता है, आजकल का बच्चा कितना होशियार है। तो बच्चा होशियार क्या वो पैदा होकर के आया था, या भगवान उसको बना करके भेजे थे, या आजकल के बच्चे को भगवान होशियार बना करके भेज रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है। उसका इंटरेक्शन बचपन से ही उस स्मार्टफोन के साथ हो रहा है, तो वो उसको सीख रहा है, सीख लिया, और धीरे धीरे वो उसमें और अच्छा सीखता जा रहा है, उसको हर एक फंक्शन के बारे में पता होता जा रहा है। तो यही कहना है वाइगोत्स्की का कि अंतःक्रिया सीखने में महत्वपूर्ण योगदान रखते हैं। अंतःक्रिया के माध्यम से स्वतः प्रेरणा उत्पन्न होती है। अब देखिए, स्वतः प्रेरणा कैसे उत्पन्न होती है? किसी बच्चे को आपने स्मार्टफोन दिया, कोई पेरेंट्स देना नहीं चाहता है, बट बच्चे के अंदर वो इंटरेक्शन हो जाने के बाद वो पेरेंट्स से ज़बरदस्ती हंस रो करके या जैसे भी हो वो ले ही लेता है। गेम खेलना है, कार्टून देखना है, जो भी हो, तो उसके अंदर वो स्वतः प्रेरणा आती है उससे इंटरेक्ट होने की, उससे अंतःक्रिया करने की, और यही जो उसकी स्वतः प्रेरणा होती है उसको सीखने में सहायता प्रदान करती है। अंतःक्रिया इन संबंधियों के माध्यम से स्वयं छात्र अपने ज्ञान के भंडार में, उसको कोई सिखाता नहीं है, वह अपने स्वयं से अपने ज्ञान के भंडार में वृद्धि करता है। जब छात्र किसी समस्या पर विचार करता है तो उससे संबंधित कुछ तथ्य उसके संज्ञान में होते हैं, जो उससे आगे बढ़ने की ओर प्रेरित करते हैं। ठीक है, जब किसी छात्र में कोई समस्या पे विचार करता है तो उससे संबंधित कुछ और बातें उसके संज्ञान में होती है, कुछ पहले से जान रहा होता है, संज्ञान में होती है, जो आगे चलकर उसको और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक और इसका तत्व है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसको हम लोगों ने अभी बोला था ना कि सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। तो यहाँ पे अब संस्कृति का क्या
इस पे इम्पैक्ट है, क्या रोल है, लर्निंग एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर, कल्चर से हम लोग क्या सीखते हैं, इसमें उस पर बात करना है। वाइगोत्स्की अधिगम की प्रक्रिया में संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान मानते हैं। संस्कृति को परिभाषित करते हुए वाइगोत्स्की ने क्या कहा है कि संस्कृति विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन एवं मानसिक कार्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करती है। संस्कृति क्या होता है? विशिष्ट व्यवहार परिवर्तन एवं मानसिक कार्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। मतलब कोई विशिष्ट स्पेशल जो एक्टिविटी होती है उसके चेंजेस के कारण उसके मेंटल वर्क में जो चेंजेस आता है, जो उसके मानसिक कार्य में जो परिवर्तन आता है, उसको यहाँ पे हम लोग संस्कृति के रूप में परिभाषित करते हुए देख रहे हैं वाइगोत्स्की के द्वारा। तथा इसके अतिरिक्त मानव व्यवहार के विकास का नवीन स्थान निर्धारित करती है। इससे स्पष्ट होता है कि संस्कृति के द्वारा बालक सीखने का प्रयत्न करता है, क्योंकि अनुसरण के माध्यम से सीखने को वाइगोत्स्की अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोत्स्की किस चीज को? अनुकरण के माध्यम से सीखने को अधिक महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। अनुकरण मतलब क्या? किसी भी चीज को किसी को करते देखे और उसको सीखना। जैसे अंतःक्रिया, वो कभी हम लोग के जो हमारे घर छोटे बच्चे होते हैं वो हम लोग को मोबाइल यूज करते देखते हैं, देखते देखते उसको पता है ऐसे टच करना है, ये करना है, तो उससे वो उसके अंदर जो है अंतःक्रिया की भावना उत्पन्न होती है, उससे वो सीखता है और अनुकरण करने के बाद वो करता है। तो वाइगोत्स्की हमेशा अनुकरण के माध्यम से सीखने को महत्वपूर्ण मानते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा इसको मैं और अच्छे से समझा देता हूँ। घर में पेरेंट्स सुबह पूजा करते हैं, अगरबत्ती जलाते हैं, बच्चे वो देखते हैं, तो उनके अंदर वो छोटे बच्चे के अंदर भी वो जिज्ञासा होती है कि ये कर क्या रहे हैं, पूजा क्या होता है, तो वो उसको समझने का कोशिश करते हैं। अगले दिन से वो भी कहते हैं हम भी अगरबत्ती जलाएंगे, हम, और वो भी जलाते हैं, वो भी पूजा करना प्रारंभ करते हैं, जिससे उसके अंदर जो है संस्कृति कल्चर का ट्रांसफर होता है और उसके कारण वो उसकी संस्कृति में विकास आता है कि ऐसा ऐसा हमारा कल्चर है, इससे हमें भी ये करना है। वो अनुकरण करते हैं बड़ों का, फिर वो सीखते हैं। तो इस तरह से हम ये कहते हैं कि संस्कृति का जो है वो भी अधिगम में बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, लर्निंग एस्पेक्ट्स ऑफ कल्चर इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ वाइगोत्स्की थ्योरी। अब हम लोग वाइगोत्स्की का सामाजिक विकास का सिद्धांत जो है उसकी क्या विशेषता है उस पर बात करते हैं। सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है जो निरंतर की स्थिति में पाई जाती है, अर्थात यह प्रक्रिया निरंतर रूप से चलती रहती है। क्या है? सीखना एक सार्वभौमिक क्रिया है, मतलब ये ऐसा नहीं कि किसी एक जगह से सीखते हैं या किसी इंडिविजुअल से सीखते हैं। सीखना सार्वभौमिक है, हम हर जगह से कुछ ना कुछ सीखते हैं, अनुकरण करते हैं। अभी भी हम लोग बड़े हो गए हैं लेकिन कहीं कुछ नया चीज़ देखते हैं तो उससे हम लोग सीखते हैं। तो ये एक सार्वभौमिक क्रिया है जो निरंतर ही चलता रहता है। इसको कभी कोई, जैसे हम लोग कहीं रास्ते में जा रहे हैं, कोई घटना अगर घटित होता है या कोई समस्या उत्पन्न होती है, तो कोई उसको अगर समाधान करता है जो हमारे समझ से परे है, तो हम सोच के तो नहीं गए थे कि वहाँ पे हमको वो चीज़ सीखना है, लेकिन हमने उसको करते देखा, उसका अनुकरण किया, तो हमने उस चीज़ को सीखा। तो यानी ये ज़िंदगी में निरंतर चलती रहती है, हर दिन हर समय हम लोग कुछ ना कुछ नया सीखते हैं। ठीक है, तो ये सीखना जो है एक सार्वभौमिक क्रिया है, ये याद रखिएगा। सीखना क्या है? एक सार्वभौमिक क्रिया है। इस तरह का क्वेश्चन भी आता है, सीखना क्या है? सार्वभौमिक क्रिया है। ऑप्शन अलग अलग बना देंगे तो यहाँ पे, और ये निरंतर रूप से चलती रहती है। दूसरा क्या विशेषता है? सीखने के प्रमुख रूप में सांस्कृतिक संगठन, सामाजिक संस्थाएं, विद्यालय एवं संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। क्या? सांस्कृतिक संगठन मतलब जैसे क्या? संस्कृति का संगठन जैसे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो कल्चर से रिलेटेड हो, जैसे कि हम लोग रामायण का रामलीला हो गया, या मंदिर में जो पूजा अर्चना का कार्यक्रम आयोजित किया जाता है, तो इन सब तरह का जो चीज़ है वो सांस्कृतिक संगठन कहलाता है। सामाजिक संस्थाएं भी बहुत सारी हैं, विद्यालय भी, और संस्कृति का मतलब समझ गए, जो हम लोग का कल्चर जो हम लोग के पुराने पेरेंट्स से हमारे अंदर ट्रांसफ़र होकर के आता है, वो सारी चीज़ें सीखने में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। अंतःक्रिया के द्वारा विद्यालय छात्रों को अधिगम प्रक्रिया का एक निर्देशित स्वरूप प्रदान करता है।
ठीक है। इंटरेक्शन करा करके विद्यालय में जो है कि स्कूल में क्या करते हैं, छात्रों को अधिगम प्रक्रिया का एक निर्देशित स्वरूप प्रदान करते हैं। इसमें तो हम लोग बात कर चुके हैं अंतःक्रिया के बारे में। सीखने की प्रक्रिया में एक दूसरे व्यक्तियों का अनुकरण प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। ये चीज़ हम लोग बात कर चुके हैं। सीखने की प्रक्रिया में किसी दूसरे व्यक्ति का अनुकरण करना, उससे अगर कुछ नया चीज़ सीखने को मिल रहा है तो उससे अनुकरण करना बहुत प्रमुख भूमिका का निर्वाह करता है। जैसे क्या, छात्र द्वारा शिक्षक का अनुकरण एवं बालक द्वारा माता पिता का अनुकरण। ठीक है। अधिगम प्रक्रिया में जेडपीडी का प्रमुख स्थान होता है। अब तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट अभी हम बात कर ही रहे थे। अब अगर जेडपीडी हमको नहीं समझ में आएगा इसको तो हम तो सोचते ही रह जाएंगे कि जेडपीडी क्या है क्या है। तो जेडपीडी क्या है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी निकटतम विकास का क्षेत्र। और निकटतम विकास का क्षेत्र क्या होता है, जो उसका वास्तविक विकास का स्तर है और जो वो करने में सक्षम है उससे आगे बढ़कर, इन दोनों चीज़ों में जो अंतर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, जेडपीटी, निकटतम विकास का क्षेत्र। और एक विशेषता, छठी विशेषता क्या है, यह सिद्धांत सांस्कृतिक, सामाजिक एवं मनोवैज्ञानिक तथ्यों के समन्वय से अधिगम प्रक्रिया का संपन्न होना मानता है। कौन कौन सा, सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य। कौन कौन सा तथ्य, सांस्कृतिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तथ्य, इन तीनों के समन्वय से अधिगम प्रक्रिया को संपन्न होना मानता है। सांस्कृतिक के बारे में हम लोग समझ चुके हैं, समाज के बारे में भी हम लोग इसमें समझ चुके हैं, मनोवैज्ञानिक तरीके से जो तथ्य होंगे, इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन बनेगा, कोऑर्डिनेशन बनेगा, तो वहाँ पर जो है लर्निंग का प्रोसेस कंप्लीट होना माना जाएगा। ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, टॉपिक क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने का प्रयास करूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं। चैनल पे नए हैं तो चैनल